जैसे कि केवल नाम लिख देने से कि भारत का संविधान, भारत का संविधान लिख देने से अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये सब कुछ है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, भारत का संविधान है, अब इसमें प्रस्तावना भी है, अब इसमें आपको राज्य और प्रक्षेत्र हो गए, फिर उसके बाद से क्या हो गया, नागरिकता हो गई, फिर उसके बाद से क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया, राज्य के लिए मौलिक कर्तव्य हो गए, फिर उसके बाद से क्या हो गया आपका, केंद्र की कार्यपालिका हो गई, केंद्र की विधायिका हो गई, फिर न्यायपालिका हो गई। ठीक वैसे ही राज्यों के संदर्भ में जब आप आइएगा तो राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका और फिर राज्यों की न्यायपालिका। फिर उसके बाद से क्या है कि इन दोनों के बीच में एक जो संबंध जिसको बोलते हैं ना कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है ना, केंद्र और राज्य के जो है एक परस्पर जो संबंध है। फिर वो संबंध जब आप देखते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो उसमें आप हो सकता है क्या कि जैसे कि वो एक वित्तीय संबंध हो, है ना, केंद्र एवं राज्य संबंध, इसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो अब एक हो गया क्या, वित्तीय संबंध। दूसरा हो जाता है उसमें क्या हो जाएगा, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रशासनिक उसमें क्या संबंध है, जैसे कि फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, है ना। अब इसमें कि इसके विषय में आपको जो है बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना है। ये सब जैसे कि जो आपके मेंस में होता है ना, मुख्य परीक्षा जो होगी उसके ये सब काफी जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं। इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव जैसे जो आपको आंसर लिखना होता है उसमें ये। फिर इसके बाद से क्या है, जैसे संघवाद, संघवाद की अवधारणा, है ना, इसको कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हम कह रहे हैं। तो ये जब आप देखिएगा कि पूरा पाठ्यक्रम है, तो केवल ये पाठ्यक्रम, अब इसका एप्लीकेशन कितना है, कितना अनुप्रयोग जिसको कहते हैं कि कई विभिन्न जो है आपको डायमेंशंस में इसको ये समझना होता है। अब इसमें नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, तो अब जैसे कि आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछिए देखिएगा तो वो केवल तथ्यात्मक नहीं रहेंगे, मतलब केवल तथ्यात्मक का मतलब हो गया फैक्चुअल, है ना। फैक्चुअल मतलब कि आपसे ये पूछा गया कि मान लीजिए कि अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में किस चीज का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 21 में आप कहेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में उसके बारे से बोलिए। लेकिन जब आप इसमें, जब आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ये पूछेगा कि जैसे कि अनुच्छेद, अगर हम 21 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में अगर अनुच्छेद 21 कह रहा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे कि निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार मतलब कि राइट टू प्राइवेसी जिसको कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी। अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो निजता का अधिकार, इसकी जो परिकल्पना है ये किस अनुच्छेद से, इसको बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि जो आपके साथ, जैसे कि एक तथ्यात्मक प्रश्न हो गया, आपसे ये सीधे पूछ दिया गया कि भारत के संविधान में कितने टोटल जो अभी एट प्रेजेंट जो है अनुच्छेद कितने हैं, या जब भारत का संविधान जब बनाया गया था उस समय कितने अनुच्छेद थे, जैसे कि 395 आपको जानते भी होंगे, 395 अनुच्छेद थे। पार्ट्स कितने थे उस समय, 22 पार्ट्स थे। उसके बाद से क्या हुआ, 8 आपके उस समय शेड्यूल थे, बाद में और 4 शेड्यूल को, शेड्यूल मतलब क्या हो गया, सूची, सूची जो है उसको जोड़ा गया, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो तथ्यात्मक तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है आपका, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब कि अवधारणा उसमें जो है तो मतलब उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसको कह रहे हैं ना, वो आपको ये चेक किया जाता है इन प्रश्नों से। समझ रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट जो आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा प्रश्न नहीं रहता है। ठीक वैसे ही कि अब आपको उसका दृष्टिकोण क्या है, मतलब कि आपको
अब आर्टिकल 21 है, अब आर्टिकल 21 से क्या क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है, पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप उसका एक उल्लेख करेंगे किसमें, जब आप जैसे कि मान लीजिए कि उसका सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, अब उसमें है कि प्रश्न का क्या है कि नेचर कैसा है, इसी के आधार पे क्या कर रहा है आपको अपने इस प्रिपरेशन को, इस तैयारी को जो है उस उसी मतलब सेंटर थीम उसका वही है। दूसरी बात क्या देखिएगा, इसमें स्पेशल मेंशन्ड है कि पंचायती राज व्यवस्था, है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था एक तो ये भारत के संविधान जब पढ़ रहे हैं तो इससे ये जो अगर पोर्शन है इससे प्रश्न जो है वो रहते ही रहते हैं, पंचायती राज स्पेशल जब ये मेंशन है। इसके साथ अधिकार एवं मुद्दे, अधिकार एवं मुद्दे मतलब कि जैसे कि जो समसामयिक आपके, जैसे कि आप कैसे समझिए कि सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार 2005, अब ये क्या हुआ, तो संसद ने क्या किया कि एक ये अधिकार जो है, एक ये लॉ बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का एक अधिनियम जो, अब उसके तहत क्या है, ये अधिकार जो है नागरिकों को दिया गया, है ना। तो अब जैसे इससे संबंधित जो है ये प्रश्न हो गए, ये क्या है कंटेम्पररी मुद्दे, जैसे कि जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये हो गया आपका अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको कहते हैं, जिसमें अभी जैसे चुनाव, अभी निर्वाचन अगर हो रहा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को क्या है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो है विभिन्न धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत उसमें क्या है, उसमें जैसे योग्यता उसमें क्या है, जैसे कि अब उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे उसमें क्या है कि सेक्शन 8, अगर मान लीजिए आप किसी अपराधिक गतिविधि में या उसमें अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या है, उसका कैंडिडेचर जो है वो निरस्त कर दिया जाता है। तो ये सब जो चीज है, तो कहने का ये मतलब है कि जो कंटेम्पररी, जो समकालीन जो कुछ मुद्दे हैं उनसे भी ये प्रश्न आपको, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर हम प्रीलिम लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें करंट अफेयर्स जो है, तो एक क्या हो जाता है ये करंट पॉलिटी, तो जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है उसमें एक पार्ट जो है वो कैसा रहा है, तो जो आपके कन्वेंशनल जो स्टैटिक पोर्शन है, ये जैसे कि आपका ये संविधान हो गया या राज व्यवस्था, या और जो इसमें क्या हो गया, जो इसमें मान लीजिए कि जो मूल इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है उससे क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन ठीक उसी समय ये जो आपके कंटेम्पररी इश्यूज हैं इनको भी उसमें मिक्स करके उनके एप्लीकेशन से क्या रहेगा, ये प्रश्न उसमें पूछेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सिलेबस आपको। अब इसमें है कि जब आप यही बिहार में आ जाते हैं बीपीएससी में, तो ये तो रहेगा ही, इसके साथ साथ क्या है इसमें एक और एडिशन जो है इसमें, जैसे बिहार की जैसे बिहार की राज व्यवस्था, अब इसमें क्या है, बिहार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कोई अलग नहीं है, ये क्या है, ये भी क्योंकि हमारे यहाँ क्या है एक ही संविधान, तो जो संवैधानिक विधि आपकी होगी वो बिहार के लिए भी एप्लीकेबल है और भारत के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे जब हमको देखना है कि जो भारत का संविधान है, तो अब जितने कॉन्सेप्चुअल जो आपकी चीज है जैसे कि फंडामेंटल राइट, अब ऐसा नहीं है कि बिहार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ एक अलग फंडामेंटल राइट, समझ में आ रहा है, यहाँ भी क्या है जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि क्या हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही वैलिड है, तो इसलिए आपके यहाँ भी वही सिलेबस है। हाँ, कुछ उसमें क्या करना है कि जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राज व्यवस्था में कोई अगर उसमें जो कोई विकास हुआ, जो राजनीतिक विकास सामाजिक तौर पे, ठीक है, इससे प्रश्न जो है वो और जोड़ दिए जाएंगे। तो मूलतः जब आप ध्यान में दे रहे हैं तो ये जो आपका जो पाठ्यक्रम है
पूरा जो सिलेबस जब आप देख रहे हैं इसमें किसके सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है तो आपको मालूम है जैसे कि कैसा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। जैसे कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप का क्या मतलब हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग शासन प्रणाली है। तो जो हमारी राज व्यवस्था और शासन प्रणाली, ठीक है। अब इसमें है कि जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो है ही है, और राज व्यवस्था जो शासन प्रणाली हमारी है वो, अब इसके विषय में आप देखिए कि जैसे कि संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, और एक दूसरा क्या हो जाता है उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली, है ना, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कह रहे हैं जो संसदीय प्रणाली, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास क्या है, उसके वोट का अधिकार क्या है, एक ही है, वन मैन वन वोट। अब उसमें क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, जाके अपना कोई एक नेता जो है वो चुनेंगे, और वही क्या होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए, या वही भारत के प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें हाँ प्लीज, अब जो गणराज्य है, तो गणराज्य, तो अब ये आपका जो नेचर ऑफ पॉलिटी है, तो ये कोई अलग नहीं है जो कि आपका भारतवर्ष में हो या बिहार में अलग हो। तो बीपीएससी में भी मोर और लेस वही आपका जो है पाठ्यक्रम है जो आपका यूपीएससी में। थोड़ा सा उसमें ये परिवर्तन करना होता है कि जो क्वेश्चन के नेचर हैं आपके वो चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें हो सकता है कि तथ्यात्मक प्रश्न जो है कुछ उसमें आ जाए, लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस वो ज्यादा रहता है। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपना पूरा जो है ये प्रिपरेशन उसको उसके पूरे केंद्र बिंदु में। तो अब आइए कि अब इसके लिए स्टार्ट कैसे करना है। अभी तक कोई प्रश्न आप लोग का इससे संबंधित नहीं, तो कैसे प्रश्न, तो सबसे पहले जो है बेसिक्स जो बुक एक होती है जैसे एनसीईआरटी की, उसमें एक है किताब आपकी आती है आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हिंदी में जब आप उसको देखिएगा तो उसमें क्या है कि भारतीय संविधान के विषय में, तो उस किताब को आप लोग को एक ले लेना है। सबसे हाँ 11th की किताब आती है कि भारत का संविधान करके है, इंग्लिश में आइएगा तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उस किताब को बहुत ध्यान से आपको बताएं कि वर्ड बाय वर्ड आप देखिएगा कि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल यूपीएससी का क्वेश्चन हो कॉन्स्टिट्यूशन में और 2-4 क्वेश्चन वहां से नहीं बनते। इस बार ये क्वेश्चन आया था उसके चैप्टर 1 से आया था। अगर आप ये रिसेंटली अगर 2023 का देखें, इसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का मुख्य जो होता है उद्देश्य क्या होता है, ये तो हाँ प्लीज, द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है उसमें क्वेश्चन था। अब चीफ पर्पस क्या था, उसमें 3-4-5 विकल्प थे। आप उस किताब को जब पढ़िएगा तो उसका जो चौथा उसमें जो था वर्णन उसमें कि विच लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की क्या करता है, ये उनकी शक्तियों का सीमांकन करता है। क्योंकि संविधान क्या किसको अधिकार दे रहा है, संविधान जो है मूल रूप से अधिकार देता है नागरिकों को, और नागरिकों के मूल अधिकार का हनन जो है किसी भी स्तर पे कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है, यही तो डेमोक्रेसी है ना। लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र जैसे कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, जैसे कि बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट, है ना। तो अब बाय द पीपुल टू द पीपुल, तो गवर्नमेंट सेंट्रिक ये नहीं है, ये किसके सेंट्रिक है, पीपुल सेंट्रिक है, मतलब लोगों के लिए। तो जन भागीदारी है, तो जनता के अधिकारों का क्या होना चाहिए, वो हनन नहीं होना चाहिए। तो सरकार को भी ये पावर नहीं है, तो सरकार के ऊपर ये दबाव कौन देता है, संविधान देता है। समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो इस तरह से आप इसमें एक एनसीईआरटी की एक किताब जो है इसको आपको करना हो। इसके साथ साथ जो है एक आप हो सके तो कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय समाचार पत्र। अब इसमें जैसे अब कोशिश कीजिए कि जैसे कि अब उसमें बहुत सा है,
आप जैसे कि आप देखिएगा कि अगर हिंदी में खासकर जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें अधिकांश में आप बहुत ज्यादा जैसे कि विज्ञापन या फिर इससे संबंधित, आपको अब उस पर ये ध्यान देना है कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि जो काम की चीजें हैं उसको, जैसे कि उसमें ये आपका दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी अच्छा पेपर है, हिंदी वाला जो हिंदुस्तान आता है वो भी, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज होती हैं उनका आप ऐड देखिएगा, विज्ञापन के तौर पर उसमें आते रहता है, जैसे बिहार सरकार की कोई परियोजना है और उसमें आप देखिएगा कि जो जो उसके मुख्य बिंदु है उसको आपको एक नोट्स बनाते रहना है, एक आप लोग को एक नोट जो है नोटबुक हमेशा एक बनाते रहना, उसमें क्या करना है कि गवर्नमेंट की जितनी नीतियां हैं वो जो डेवलपमेंट है, जैसे कि मान लीजिए बिहार सरकार की कोई एक बताइए तो कोई नीति, कोई एक कार्यक्रम या प्रोग्राम, 7 निश्चय, हाँ प्लीज, क्या है 7 निश्चय, कोई बताएगा? नहीं ध्यान आ रहा है, बिजली योजना नहीं, वो एक तरह से एक क्या था, एक एजेंडा था गवर्नमेंट का, जैसे कि डेवलपमेंट विद जस्टिस, न्याय के साथ क्या है विकास, है ना, तो ये जो गवर्नमेंट्स के ये जो कार्यक्रम होते हैं ना, जो सरकारी कार्यक्रम आपके है ना, ये आपके जो है जैसे कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इससे संबंधित जो है आपको एक लिस्ट बनाना है, जो कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट हम कह रहे हैं ना, समसामयिक जो जितना डेवलपमेंट है उससे, अब जो प्रश्न है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये प्रिपरेशन को आपको ये ट्यून करना है, जैसे कि क्वेश्चन सब 3 तरह के, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 उसमें स्कोप हो गया, पहला क्या हो गया जो हम ये बता रहे हैं आपको, तथ्यात्मक होने चाहिए, है ना, अब जैसे कि ये पूरा एकदम सिलेबस, अब सिलेबस को देख के क्या लग रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली, भारत का संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, अधिकार एवं मुद्दे, लोक नीति, जन प्रतिनिधित्व का अधिनियम जो कानून हो गया, समकालीन मुद्दे, अब ये काफी जेनेरिक लग रहा है, लेकिन जब इसके एप्लीकेशन आप अगर देखिएगा तो इसमें से कुछ छुटा ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में क्या है, वही एक सबसे वर्ल्ड का क्या है लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट, सबसे जो है सो क्या लिखित और सबसे विस्तृत जो आपका, और इसके साथ साथ ये एक दूसरा क्या हो गया तथ्यात्मक के साथ साथ ये अनुप्रयोगात्मक जिसको कहते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे कि आपको इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, अब इसमें किस तरह के संबंध है, तो फाइनेंशियल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ये आप जैसे कि ये अगर क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे दिया, ये आर्टिकल 21 ये फैक्चुअली कैसे पूछा जाए, इसमें क्या है, दूसरा इस एप्लीकेशन बेस्ड क्या है कि निजता का अधिकार किससे उत्पन्न है ना समझ में, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जो राइट टू हेल्थ हम जो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए आपको, हाँ उसके बाद से राइट टू हेल्थ हो गया आपको, उसके बाद से जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो अब एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो अब एयर पोल्यूशन अगर है तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं जीवन का जो है वो भी खतरा है, समझ में ना, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, और एनसीईआरटी जो हमने ये बताया कि ये काफी पहले बेस बुक है, कॉन्सेप्चुअली पहले आप लोग इसको जो है काफी अच्छे से इसको पहले क्लैरिटी के साथ इसको एक बार पढ़ लीजिए, फाउंडेशन हो जाए, उसके बाद से और भी बहुत सारी किताबें आती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको पढ़ना है तो एफडीडी बसु की किताब आती है ना, और भी जैसे कि आप और कोई भी आप बहुत सारी किताबें, पीएम बख्शी की कोई टेक्स्ट बुक करके किताब नहीं है, वो जो है भारत का जो संविधान है, हाँ वही बेयर एक्ट जो कह रहे हैं भारत का संविधान, इसका ये बेयर एक्ट हो गया, बेयर एक्ट मतलब कि जितने अनुच्छेद हैं उनका क्या है एक संकलन है ना, तो पीएम बख्शी की जो किताब है और उसमें थोड़ा सा उसमें इलस्ट्रेशन, तो इंडिया बहुत ज्यादा जाएंगे तो वो आपके फायदे के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो इसमें आप जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका केवल कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस नहीं, आपका क्या है कि पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसके साथ साथ कंटेम्पररी इश्यूज जो बता रहे हैं ना, जो समकालीन मुद्दे, इनका क्या है एप्लीकेशन, तो
आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये खासकर जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में क्या चाहिए, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना। जैसे कि इंडियन पॉलिटी जो हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या ये एप्टीट्यूड एक तरह से एग्जाम ये उसमें चेक कर रहा है। जबकि आप जुडिशरी वाला जो आप कह रहे हैं ना कि पीएम बख्शी, उसमें क्या है कि इन डेप्थ आपको उसमें लॉ के विषय में जानना है, या कोई केस लॉ अगर है कि कोई एक पर्टिकुलर जो है केस है उसमें क्या उल्लेख किया गया, आपको यहाँ पे जो जानना है कि केवल इसका कि मैक्सिमम कितना अनुप्रयोग हो सकता है, एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो आपको एक एप्टीट्यूड के लेवल पे इसको जानना है ना, इसलिए उस कनेक्शन में, इसीलिए सबसे पहले जो जरूरी है, जो सबसे प्राइम टास्क है कि इवन दो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, आप लोग बहुत अगर मान लीजिए कि इसमें एनसीईआरटीज आप लोग को लग रहा है कि हम उस पर अच्छी पकड़ बना रही है, लेकिन इसके बाद भी मेरी सलाह है कि उसको एक बार और फिर से उसको पढ़िए, और पढ़िए ही नहीं, उसका क्या है कि एक सिनॉप्सिस टाइप जिसको कहते हैं ना कि हर चैप्टर का, जैसे कि मान लीजिए कि पहला चैप्टर है भारत का संविधान एक परिचय करके, अब उसके विषय में जो भी है आप एक सिनॉप्सिस, मतलब उसके 5 to 3 वर्ड्स हो गया या 30 सेंटेंस है, जैसे उस पूरे चैप्टर का आप जो एक समरी जिसको कहते हैं वो, और आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के लास्ट में एक समरी ऑलरेडी दिया हुआ है। खासकर अगर हम ये इसका उल्लेख कर रहे हैं, ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क की जो भारत का संविधान जो ये किताब है, तो उस समरी को आप एटलीस्ट इतना कर ही सकते हैं कि अपने नोटबुक में उसको नोट करते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि एक वो जो चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स जो हैं उनका जो की जिसको कहते हैं ना कि क्रीम जो कह रहा है, वो आपने क्या कर लिया कि वो आपने, और वो आपके रिवीजन में बहुत काम आए। जैसे आपको हम बताएं आज के डेट में मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, मार्केट में तो छोड़िए, आपको मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं, आपके स्मार्टफोन में बस आपको बोलना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आपको एन नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, पावरपॉइंट मिल जाएंगे, सब तरह का। इसके बाद भी मेरी सलाह ये है कि आप उसको क्या कीजिए, खुद से अपना ये बनाइए, डेवलप कीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि सेल्फ नॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन एक्वायर्ड नॉलेज। जो आपका अपना स्वयं का जो नॉलेज है ना, वो हमेशा जो है आप कहीं से एक्वायर्ड करेंगे, उससे ज्यादा वो बेहतर है। इसलिए सबसे पहला काम जो है, अगला जो है, आप 10 दिन या 15 दिन जो भी आप अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, और इसमें इस काम को जितना जल्दी आप करेंगे एनसीईआरटी, और आपको बता दें कि अगर इसको आप टालेंगे, आपको ये लग रहा है कि इसके बगैर भी काम चल जाएगा, तो इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। आप इस साल नहीं, अगले साल नहीं, 2 साल आप डिले करते जाइएगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा। यही जो है उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, वो यही समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप अगर 2011-12 का प्रीलिम का क्वेश्चन देखिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, और 2023 का देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस में आपके जो पूछने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन को क्या करना है, ट्यून करना है ना। कोई क्वेश्चन आप लोग का इससे संबंधित? नहीं, स्टार्ट किया जाए फिर। पहले आप लोगों से कोई एग्जाम दिए हुए हैं, ये आप दिए हुए हैं, और कोई बीपीएससी का दिए कि यूपीएससी का? बीपीएससी का। तो क्या रहा आपका, क्या ऑब्जर्वेशन रहा? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा से आप कहाँ चुप कर गए, स्पेशली अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में? हाँ, तो अब जैसे कि वही करंट अफेयर्स के बगैर काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और केवल इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपको बताते हैं जितने भी सब्जेक्ट है जहां जहां करंट, ये क्योंकि डायरेक्ट आपको ये क्या एक ही क्वेश्चन में आपके करंट अफेयर्स का भी टेस्ट हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में आपका जो है कॉन्सेप्चुअल जो आपका ये मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी टेस्ट हो जाएगा, और उसी में उसका कितना एप्लीकेशन है वो भी टेस्ट हो जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर ज्योग्राफी आल्सो, द सेम इज ट्रू, इकोनॉमिक्स तो है ही है पूरा आपका उससे पे करंट अफेयर्स जो डेवलपमेंट है उसपे, फिर उसके साथ तो जितने सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स को छोड़ के तो नहीं। इसीलिए ये एग्जाम जो है क्या है, एक बहुत डायनेमिक हो जाता है सिविल सर्विसेज, कि आप जितना डिले करते जाएंगे, इस साल के प्रिपरेशन के आधार पे आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आपको फिर से इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्या करना, फिर से और ज्यादा अपडेट करना, समझ में आ रहा है ना।
तो आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आज के डेट में आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग सुन रहे होंगे, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, समझ में ना? जैसे कि डिजिटल आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक आ गया, तो अब इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या आप ऐसे समझिए कि कोविड के टाइम पे जो है, कोविड के टाइम पे कितना बड़ा जो है टेक्नोलॉजी ने एक रोल प्ले किया इस जो पैंडेमिक आया था, है ना? तो अब इसका कैसे गवर्नेंस में आप डे बाय डे आप देखिएगा कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपके नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसका एक क्या है सिलेबस में कि गवर्नेंस जो है इसमें शासन प्रणाली, तो शासन प्रणाली को कैसे प्रौद्योगिकी ने क्या किया और ज्यादा जो है अपग्रेड किया, है ना? तो ये प्रश्न जो है 2011-12 में नहीं हो सकते, 13-14 में नहीं हो सकते थे, 15-16 में नहीं हो सकते, लेकिन कोविड के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर। और आप अगर अपनी तैयारी जो है आप अपडेट नहीं करेंगे डे बाय डे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना समझ में? तो ये अपग्रेड आपको कैसे करना है, तो उसके लिए बेस्ट जो आपको हमने क्या होता है कि न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में आपको इश्यू बेस्ड पढ़ना है, मतलब मुद्दों पर आधारित, बेस्ड ऑन इश्यूज, है ना? जैसे कि कोई अभी जैसे कि रिसेंटली आप लोग देखिएगा कि अभी कौन सा समिट हुआ है, लास्ट ईयर कौन सा समिट हुआ है इंडिया में, G20, इंटरनेशनल G20। अब G20 का जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ, अब उससे आपको ये क्या एक्सपेक्ट करना है कि क्या क्या किन किन चीजों पे निर्णय लिए गए, है ना? दूसरी बात की सबसे पहला तो प्रश्न ये होता है कि G20 क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहीं से प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो रहा है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें क्या करना है कि वो क्या है, ठीक है, क्यों, कैसे, कहां, कितना, जो WH क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, जैसे कि एक सामान्य कोई व्यक्ति है तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई G20 क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, ठीक है? फिर उसके बाद से कि हम लोग के ऊपर कैसे ये प्रभावित कर रहा है, जैसे कि भारत को उसमें क्या प्रभाव, तो जैसे कि अब इसका क्या है, तो इन प्रश्नों का आपको क्या करना है, एक प्रिपरेशन जो है यही करना, इससे ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद से क्या, एक तुलनात्मक, ठीक है, और जिसको कहते हैं ना कि विश्लेषण के द्वारा एनालिटिकल अप्रोच को क्या करना है, या क्रिटिकल थिंकिंग को जिसको कहते हैं, वो आपको क्या करना है, डेवलप करना है। जैसे कि एक छोटा सा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? अब इसके क्या क्या जो है अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन, इतना ही हम कह रहे हैं, क्या क्या इससे पता चल रहा है, थोड़ा सा सोचिए तो। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है? ग्रोइंग इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोइंग है, बहुत बढ़िया, ग्रोइंग इकोनॉमी, ये तो ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब हो गया कि विकासशील जो है, तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग क्या है कि हम लोग अभी विकासशील, मतलब हम लोग विकसित अभी नहीं हुए हैं, हम लोग क्या है, विकासशील। अभी आप लोग देखिएगा कि एक विकसित भारत का, हाँ, विकसित भारत का एक संकल्प लिया गया कि 1947 में जैसे हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तो 2047 मतलब ये क्या हो गया, 100 साल के अंदर हम लोग को क्या करना है कि अपने को इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन जो है, विकसित भारत का, और विकसित भारत और इसके साथ क्या, जैसे अभी विकासशील राष्ट्र है, तो मतलब अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, अभी ग्रो हम लोग कर रहे हैं ना, टुवर्ड्स विकसित, और अर्थव्यवस्था में हम लोग की स्थिति क्या है विश्व स्तर पे,
सर पीपीटी के थर्ड जीडीपी से मेजर कर सकते हैं। सेकंड है कि हमारा टोटल पॉपुलेशन को यूथ का कंट्रीब्यूशन कितना है। हाँ थर्ड है जैसे अभी जैसे कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, ये तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम पे आपको जो सबसे जो है बेहतर वही माना जाता है पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा इनकम में नहीं, पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन की भी आप फैक्टरिंग क्या करते हैं वो भी कर लेते हैं। तो केवल अगर हम ये कहें कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है तो इससे आप क्या क्या सोच पा रहे हैं? पर कैपिटा इनकम नहीं, तो एक जैसे कि आप लोग केवल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि आर्थिक, जैसे कि एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या है कि हम विकासशील राष्ट्र हैं, और सामाजिक तौर पर में हम लोग की क्या स्थिति है? हाँ, अब यही देखिए, यहीं से आपको क्या करना है कि इन चीजों को, जैसे कि आप लोग हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है, दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से, तीसरा सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से, है ना, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और हो गया तकनीकी, प्रौद्योगिकी और विधि के दृष्टिकोण। इन दृष्टिकोण से आपको किसी भी चीज को क्या देखना है, एक विश्लेषण करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पॉलिटिकल एंगल क्या है, पॉलिटिकल क्या क्या डेवलपमेंट हुए, जैसे कोई भी अगर आपके सामने कोई मुद्दा आता है, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि आपको अपनी राय रखनी है, तो आपको ये देखना है कि एक राजनीतिक की दृष्टि से, मतलब पॉलिटिकली क्या वो करेक्ट है। तो जैसे मान लो कि राज व्यवस्था और शासन प्रणाली, फिर इकोनॉमिक एंगल क्या है, इकोनॉमिकली वो वायबल है कि नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से उसको कैसे, जैसे कि विकासशील राष्ट्र है तो इस पे जो भी हमने चर्चा किया या आप लोगों ने जो भी बताया तो किससे केंद्रित था, अर्थव्यवस्था, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से ही उसकी आपने केवल व्याख्या आई ना समझ में। अब इसमें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, फिर सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हम लोग विकसित हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, सोशल नॉर्म्स चेंज नहीं है, सोशल नॉर्म्स सामाजिक डेवलपमेंट है तो सोशल नॉर्म्स मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है। सोशल नॉर्म्स मॉडिफाई मतलब आधुनिकीकरण किसका, समाज का, यही आप कह रहे हैं। तो अब देखिए, आधुनिकीकरण अगर समाज का आपको करना है तो क्या ये हम लोग विकासशील राष्ट्र हैं, इससे ये पता चलता है। जैसे जो डेवलप्ड जो नेशन होंगे, जो विकसित राष्ट्र होंगे, उनकी सामाजिक संरचना कैसे, समझ में आ रहा है? अब जैसे भारत एक विकासशील राष्ट्र है, ये केवल एक स्टेटमेंट जो है इतना या इससे भी अधिक चीजों को अपने में अंतर्निहित किया। आप देख रहे हैं कितना उसका क्रिटिकल। हम जैसे विकासशील राष्ट्र कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन, तो डेवलपिंग नेशन केवल हम इकोनॉमिक एंगल से ही नहीं देखें, जैसे कि अब विकासशील राष्ट्र है इसका मतलब कि हमको क्या करना है, हमको अपने जीडीपी को बहुत आगे ले जाना है, हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में, हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में क्या कहें, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखिए, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से उसमें भी हमको बहुत कुछ करना है, और क्या है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि क्या जो पर्यावरण इन्वायरमेंट जो हमारा है, क्या वो जो है आप समझिए कि एक जिसको कहते हैं ना कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ पर्यावरण वो मिल रहा है सबको, क्योंकि राइट टू हैव एडिक्वेट इन्वायरमेंट जो है, एक समुचित आपको पर्यावरण मिले और आप जिसमें क्या कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है, एक तरह से मूल अधिकार है। मूल अधिकार ये किससे भी उत्पन्न है, अभी जो हमने बताया अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक सुख। आपको एक सही वातावरण, मान लीजिए कि आपको पानी ही अच्छा नहीं मिल रहा, या आपको जो ये सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, तो अब आर्टिकल 21 तो कह रहा है कि आपको क्या है कि प्राण एवं दैहिक सुख मिलता है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, जैसे निजता का अधिकार जैसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये फिर अनुप्रयोग से हो गए। तो केवल आप विकासशील राष्ट्र कह देते हैं, इससे ही केवल हम आर्थिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण नहीं करेंगे,
या केवल आर्थिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखेंगे, हम इसको कैसे सामाजिक स्तर पर भी देखेंगे। और सामाजिक और आर्थिक अगर आप देखिएगा, सोशियो और इकोनॉमिक जो कंडीशन है आपका, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट। आपकी जब सामाजिक स्थिति बेहतर हो ही नहीं सकती अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो। सोचिए थोड़ा सा, इस तथ्य में कोई है सच्चाई? अगर आपकी आर्थिक दृष्टि से अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आपका सोशल कंडीशन बेहतर हो सकता है? तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, ये आधारित हो गए, सामाजिक और आर्थिक। और यहाँ हम इसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से। तो सामाजिक तौर पे भी ये बता ही देता है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो क्या है, आर्थिक आधार पे वो पूछ रहा है और सामाजिक आधार पे भी पूछ रहा है। अब उसको हमको क्या करना है, मुख्य धारा में लाना। तो अब दूसरी बात है कि आप जैसे कि और क्या कह सकते हैं, इस पे और कहा जा सकता है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोग सुने होंगे, है ना, जननांकीय जिसको कहते हैं। अब उसमें क्या है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा यूथ पॉपुलेशन जो है, जो युवा पॉपुलेशन है वो क्या, उसके पास जो है एक जैसे काम करने के लिए, तो विकासशील राष्ट्र अगर है तो इसमें क्या है कि अलॉट टू मतलब बहुत कुछ करने को बाकी है। तो बहुत कुछ करने को बाकी है, तो इनको क्या करना है, एक समुचित तौर पे एक आपको अवसर की समानता सबको मुहैया करना, और सबको जो लोग वंचित हो रहे हैं उनको क्या करना है, मुख्य धारा में लाना। तो अब आपका दृष्टिकोण क्या हो गया, आप अगर आगे आंसर राइटिंग करते हैं, इससे भी लिखते हैं, तो किसी भी मुद्दे को आपको या तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, फिर टेक्नोलॉजी आज के डेट में अगर आप प्रौद्योगिकी के विषय में अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, आप पिछड़ जाएंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी आपको क्या कर रहा है, एक तरह से आप देखिए कि अभी एक सबसे कंटेम्पररी जिसको कहते हैं ना, समकालीन जो है ये मुद्दा है और सबसे बर्निंग टॉपिक है आज के डेट में। आप पटना में या फिर किसी भी रिमोटेस्ट एरिया बिहार में चले जाइए जहां अगर इंटरनेट है और वहां पे स्मार्टफोन है, मोर और लेस आपको सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। तो सिटी लाइक दिल्ली को जो प्रिविलेज मिल रहा है, या फिर आप समझिए कि आप मुंबई में, बैंगलोर में, आप समझ रहे हैं, अगर आपके पास क्या है, जैसे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे है ना, तो ये एक तरह से क्या है, रिवोल्यूशन इसने ला दिया, एक क्रांतिकारी जिसको प्रदर्शन जिसको कहते हैं ना, कि ये परिवर्तन आपको ये ला दिया। अब इसमें ये देखिए कि जो वंचित वर्ग है इसको आपने क्या किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, क्लास में पहुंचाया। तो डेमोक्रेटाइजेशन जिसको कहते हैं किसका, डिजिटल वर्ल्ड का, तो वो क्या हो गया, वो भी सशक्त हो गया। जैसे कि पहले क्या होता था कि शिक्षा कुछ खास लोगों के लिए ही, कुछ खास लोग ही पढ़ पाते थे। महिलाओं के केस में, लड़कियों के केस में तो शिक्षित, उनको तो कितने वर्षों तक वित्तीय जो है स्वायत्तता भी नहीं थी, इसको कहते हैं फिनेंशियल ऑटोनॉमी। फिर पढ़ाना तो है बहुत दूर की बात। अब उसमें दो वजहों से लोग नहीं पढ़ाते थे, एक तो पहला कि उस तरह से स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं होते थे पास में, क्योंकि मान लीजिए कि अगर पढ़ना है तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ, दूसरे जगह जाना होगा। तो अब इसमें ये जो है नहीं, अब आज जो ऑनलाइन ने क्या कर दिया, एक क्रांति ला दिया। अब आप जो है सबको ही पढ़ा, इतना ही नहीं, आप पिछले 5-10 वर्षों में अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें कि टॉप 5 या टॉप 10 में लड़कियां ना हो। और एक ऐसा भी दौर आ सकता है, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद लोग यही कहें कि भाई लड़की है इसी को पढ़ाओ, लड़का है वो कोई व्यवसाय करेगा कोई काम। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक परिवर्तन। और इसमें किसका सबसे बड़ा रोल है, ये टेक्नोलॉजी का रोल। आप टेक्नोलॉजी, आप आज के डेट में इंटरनेट जो हमने बता रहे हैं कि वो क्या है, वो लाइवलीहुड सब कुछ है। तो आपने क्या किया, डेमोक्रेसी किसको हम कह रहे हैं, लोकतंत्र किसको कह रहे हैं, ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक शासन प्रणाली है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो अब इसमें जो टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले किया आपके गवर्नेंस में, है ना, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो आपको कहाँ है, टेक्नोलॉजिकली आप एक्सेस। तो अब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो डिजिटल वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, कि आप जो डिजिटल वर्ल्ड अभी क्या है, सब कुछ आज के डेट में सब कुछ क्या आपका स्मार्टफोन, आप जो भी चाहे एक्सेस वहां से कर सकते हैं। आपको हर तरह का उसमें एजुकेशन मिल रहा है, हर तरह का आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हर तरह का उसमें और क्या मिल रहा है, रोजगार के भी नए नए अवसर उसमें आ रहे हैं। तो अब इसमें कि अगर आपका जो रिमोटेस्ट जो एरिया का व्यक्ति है उसको भी अगर आप इंटरनेट के जरिए जो है आप क्या कर दिए, जोड़ दिए।
तो आपने क्या कर दिया कि जो हमारा मेन, जिसको कहते हैं ना कि संविधान, हमारा संविधान अभी हम आपको बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो मूल लक्ष्य क्या था, मूल लक्ष्य यही था एक समाज को उनको कैसा बनाना है, तो एक समता मूलक समाज, मतलब एक इगलिटेरियन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बनाना है जिसमें कि क्या है कि समता मूलक, सब लोग क्या है, समाज जो है एक समान तरीके से, और एक न्याय संगत, न्याय संगत मतलब कि जस्टिस मिले, हर व्यक्ति को न्याय, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि जो हम लोग का जो स्वतंत्रता संग्राम था अंग्रेजों से, वो किस आधार पे था, क्योंकि हमारे पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता, पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, सिविल राइट्स भी नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हम लोग अंग्रेजों से जो लड़ाई थी, तो कोई पूछ भी सकता है आपसे कोई भी इंटरव्यू में या ऐसे भी कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था हम लोग आखिर लड़े किस के लिए। गवर्नमेंट तो पहले भी थी, वो लोग भी तो राज कर ही रहे थे, रूल कर ही रहे थे, और इसके बाद से आप फ्री हो गए तो आज भी मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं है, ये मान लीजिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसमें भी गवर्नमेंट तो थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन हमारे पास क्या था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, सिविल राइट्स नहीं था, राजनीतिक और या आपको नागरिक जो अधिकार होते थे ये नहीं थे। ये हमको किसने दिया, भारत के संविधान, समझ में आ रहा है? तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने बनाया, संविधान को बनाया, उसमें हमने क्या लक्ष्य रखा कि जो हमारा राज्य है वो कैसा होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, और जो सबसे वंचित वर्ग है, आखिरी पायदान पे व्यक्ति है, उसको भी हम क्या करेंगे, मुख्य धारा में लाएंगे, और उसके साथ भी किसी भी तरह का क्या है, विभेदकारी कोई नीति हम नहीं बनाएंगे, और उसमें, और समाज का कैसा होगा, तो एक समता मूलक हमको समाज और न्याय संगत समाज बनाना। अब इस गवर्नेंस को या इस लक्ष्य को, इस संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने में टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा रोल अपना है, प्रौद्योगिकी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, आप इस चीज को देखिए। यही आपका क्या होता है, एक एनालिटिकल एबिलिटी। अगर सबको मान लीजिए कि फ्री एक्सेस टू इंटरनेट है, फ्री एक्सेस आपको मान लीजिए जैसे स्मार्टफोन है, अब आप वहां पे कोई कार्य कीजिए, आप अपने गांव में ही रहते हैं, आप किसी भी शहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वही टेक्नोलॉजी जो है आपको। अब इसमें क्या है कि जो विधि का हमारे यहाँ भारत में अभी हमने बताया आपको कि संसदीय प्रणाली है, शासन प्रणाली, मतलब कि वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति के वोट की अहमियत क्या है, एक है ना। तो हमारे यहाँ है क्या, विधि का शासन। विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। भारत में किसका शासन है, विधि का शासन। तो विधि का शासन है, तो चाहे आपकी जो है सामाजिक या राजनीतिक या कोई भी हैसियत चाहे कितनी भी ऊंची हो जाए, लेकिन आप विधि से ऊपर नहीं हो सकते, कानून से ऊपर नहीं हो सकते, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका जो, ठीक वैसे ही जैसे पर्यावरण और विधि, इसी एंगल में आपको सारी चीजों को, मुद्दों को क्या करना है, सोचना है और देखना है। कोई क्वेश्चन इससे संबंधित समझ में आया ये? कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने, जैसे भारत एक विकासशील राष्ट्र, अब इसको हमने कैसे, इसको पॉलिटिकली हमने समझा, इसको हमने क्या इकोनॉमिकली समझा, और ऐसे जब आप कहते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग नेशन या भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो केवल यही दिमाग में आता है कि इकोनॉमिकली हमको यहाँ तक डेवलप, ये केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से भी है, समाज के भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमको क्या करना है, बहुत अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसके लिए हमने क्या, एक विकसित भारत का क्या किया है, एक संकल्प लिया है, ठीक है। तो विकसित भारत, अब क्या, इस विकसित भारत के साथ एक खुशहाल भारत, ये भी उसमें ऐड हो सकता है, समझ में। क्योंकि आपको और क्या करना है कि जैसे कि हमने बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब हुआ, वेलफेयर स्टेट, मतलब कि लोगों का हमको कल्याण करना है, यही लक्ष्य है हमारा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जो आपके क्या हो गए इंस्ट्रूमेंट्स, वही आपके मतलब कितने प्रभावकारी वो हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इस तरह से जब आपको इसके साथ साथ कुछ सामान्य जो कहते हैं कि ज्ञान, जनरल नॉलेज टाइप जो है, वो भी कुछ क्वेश्चंस आपको स्टेट बेसिस पे या ऐसे भी वो आपको ये कर लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, है ना, नेशनल फ्लैग जैसे आपका है, उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो सर्टेन डेट्स होते हैं,
है ना, जैसे आपके चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, है ना, या फिर ऐसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट्स का आपका एक लिस्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट हो गया, मतलब ये नीडलेस टू से जिसको कहते हैं ना कि ये आपको करना ही है, ये थोड़ा सा जीके टाइप जो सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं। हाँ स्टैटिक पोर्शन, हाँ स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक ये तो कॉन्सेप्चुअली हो ही गया। इसके साथ साथ जो जैसे सामान्य ज्ञान, जैसे आपने पूछे कि बिहार में कितना डिवीजन है, कितने डिवीजन है बिहार में, है किसी को आइडिया? 6 डिवीजन है, 9 डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट, 101 सब डिवीजन, 534 ब्लॉक, 4907, 4907 पंचायत। 4008 नहीं, और उसके बाद से फिर और ऐड किया गया, फिर उसके बाद से तो आपके पास कितना हो गया? 534 ब्लॉक, 101 सब डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट, 9 डिवीजन। अब ये सब जो ये तथ्य, ये क्या है, ये आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि आप इस सब कुछ जो है हम लोग ये पढ़ लेंगे। ये सब आपको मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब इंक्वायरिंग माइंड आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, ऐसे ही जैसे कि इंडिया में हम अगर बात करें तो कोई ऐसा एक स्टेट बताइए जो केवल एक ही स्टेट से उसकी बाउंड्री टच करती हो, तो बताएगा? जो जीके बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई एक ऐसा स्टेट जो जिसकी बाउंड्री केवल एक ही स्टेट से टच करती है। तो इसमें क्या है, क्या जैसे कि भारत का जो मानचित्र है मेघालय और सिक्किम के बारे में क्या ख्याल है? मेघालय किससे टच होता है? असम से। और सिक्किम वेस्ट बंगाल से। सिक्किम असम से टच होता है? नहीं होता है। तो सिक्किम किससे टच हुआ? पश्चिम बंगाल। लेकिन सिक्किम की बाउंड्री जो है आपको ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, तो इसलिए स्टेट किससे टच हुआ? तो सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया इस तरह से। ठीक वैसे ही जैसे कि सबसे बड़ा कोस्ट किसका है, समझ में आ रहा है? गुजरात का। उसके बाद से कितने कोस्टल आपके स्टेट हो गए? कितने हो गए? 9, 8, 9, 7 सब बोल दीजिए। 9 है ना। तेलंगाना टच होता है कि नहीं बाउंड्रीज उसकी? नहीं। कोस्टल बाउंड्री है कि नहीं? नहीं है सर। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश करता था, अब इसी में आप तेलंगाना, तो ये कहने का मतलब है कि ये सब जो जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं ये भी आपको साथ साथ इसमें करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर सब्जेक्ट। कोई क्वेश्चन और आप लोगों का? चलिए, ये है संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम भी आपका ये क्या बता रहा है कि समान, विधान मतलब कि आपका जो विधान है, विधान मतलब विधि, विधि का शासन, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, है ना। विधि का शासन मतलब सबके लिए क्या है, वो विधान समान है ना। तो अब जैसे हम लोग क्या है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हाउ सो यू आर सो हाई यू आर नॉट अबव द लॉ, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट। क्या चाहे जितने भी ऊंचे हो जाए, आप किससे कानून के ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले एक जैसे होता था उसमें कहते थे लोग रेक्स इज लेक्स। रेक्स मतलब हो गया किंग और लेक्स हो गया लॉ। तो जो राजा है वो क्या हो गया आपका, वही विधि हो गया, वही कानून हो गया। फिर उसके बाद से क्या क्या, लेक्स इज रेक्स। नहीं, अब क्या है कि जो कानून है, जो विधि है, वो क्या हो गया, वही किंग है ना। जो कानून है आपका वही किंग है, मतलब कि आपका क्या है, राज जो है किसका है, वो विधि का शासन। तो जो भारत का जो संविधान है, जैसा कि आपको पता भी होगा, इसको बनाने में 2 वर्ष
2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है ये लगा। अब इसमें है कि ये जो संविधान है तो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का संविधान वो क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज। जैसे कि अब रिटेन भी कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। तो अब जैसे कि वो क्या है कि नियमों का रूल्स, कानूनों का, ठीक है। उसके बाद से इसका एक ऐसा संकलन है, लिखित दस्तावेज है, ये नियमों का, कानूनों का एक ऐसा संकलन है जिसपे क्या होता है कि वहां की राज व्यवस्था और शासन प्रणाली क्या है, वो उस पर सुचारू रूप से ये चलती है। और ठीक वैसे ही ये संविधान क्या देता है, ये उनके कार्यों का, इनके क्या क्या कार्य है। और दूसरी बात है उनके कार्य और उनकी शक्तियों का सीमांकन करता है, ठीक है। शक्तियों का सीमांकन मतलब कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जो शासन प्रणाली है आपकी, जो आपका गवर्नेंस सिस्टम है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये जो आपके 3 हो गए, ये क्या हो गए आपके शासन के, गवर्नमेंट के, मतलब कि ये शासन व्यवस्था के लिए 3 कंपोनेंट हो गए, है ना। अब न्यायपालिका जो है, ये कार्यपालिका और ये विधायिका, इन तीनों की शक्तियों का ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि तीनों का क्या कार्य है ना, और इनके शक्तियों का सीमांकन करता है। और ठीक वैसे ही कि इनके बीच में एक समायोजन की व्यवस्था रखता है, एडजस्टमेंट, मतलब समायोजन, ऐसी व्यवस्था जो है ये कौन कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये क्या करता है, भारत का संविधान कर रहा है ना। अब उसके साथ साथ ये और क्या बताता है शासन प्रणाली को, कि अब इसमें जैसे देखिएगा कि हर संविधान का अपना एक दर्शन होता है, दर्शन। और भारत के संविधान का जो दर्शन है वो इसकी प्रस्तावना में क्या है, वो परिलक्षित होता है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, तो उसमें जब आप ध्यान से देखिएगा तो वो क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों, समस्त नागरिकों को क्या कर रहे हैं, तो न्याय, कैसा न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जब प्रस्तावना है, इसमें 2 पार्ट्स में आप इसमें देख सकते हैं। एक में वो क्या कह रहा है कि आपके नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है, जो आपकी राज व्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी है, तो कैसी प्रकृति है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। मतलब कि क्या, डेमोक्रेटिक वे में, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब हो गया कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हितों में, है ना। काफी इसका एक स्थापित जो है ये परिभाषा है, और किन्होंने दिया ये डेफिनेशन, अब्राहम लिंकन, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना। तो अब ये कैसा होगा कि डेमोक्रेटिक वे में होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। और गणराज्य जब हम कहते हैं रिपब्लिक, तो गणराज्य का मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति उस शासन प्रणाली का जो सर्वश्रेष्ठ जो भी वहां पे, वो क्या है, वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडेटरी, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर कोई राजा हो गया उसका बेटा जो है वो जन्म से ही राजा हो गया। तो जो आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है,
वो कौन होगा? वो गणराज्य, मतलब कि हम कैसा गणराज्य बना रहे हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कि जो रिपब्लिक, हेड ऑफ द रिपब्लिक है वो कैसा है बताइए? वो वंशानुगत नहीं हो, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक तरफ हम क्या दे रहे हैं? नेचर ऑफ पॉलिटी, मतलब कि हमारे जो राज व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसकी प्रकृति कैसा है। और दूसरा हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो एक लक्ष्य है, संवैधानिक लक्ष्य है, वो क्या है? कि हमको क्या करना है? कि लोग कल्याणकारी राज्य के तौर पे अपने को क्या करना है? स्थापित करना है। और जो संवैधानिक लक्ष्य है वो क्या करना है? कि एक न्याय संगत और समता मूलक समाज, इसका क्या करना है? आपको निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट में, एक पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ये पॉलिटी है इसकी प्रकृति क्या होगी, जो राज व्यवस्था, उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरे पार्ट में हम क्या बता रहे हैं कि हमारा एक संवैधानिक लक्ष्य क्या है, वो क्या है? कि न्याय संगत और आपको समतामूलक समाज बनाना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो अब उसमें कौन कौन से आपके देखिए कि कीवर्ड्स आ रहे हैं? समप्रभुता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व या संप्रभुता जिसको कहना है, सॉवरेनिटी इसको कहते हैं। तो संप्रभुता क्या हो जाएगा आपका? कि आपका अपना जो है, जो भी निर्णय है, इसमें क्या है? कोई विदेशी ताकत जो है वो उसमें। फिर और कैसा है? समाजवाद, समाजवादी आपको, मतलब कि समाजवाद का क्या मतलब है? समाजवाद हाँ, क्या होता है? जितने जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, इस पे किसी एक व्यक्ति का, हाँ, एक व्यक्ति का आधिपत्य न हो, उसका जब वितरण हो तो वो कैसा हो? वो न्याय संगत हो और समान रूप से हो। या जो जितना ये आपका जो मटेरियल रिसोर्सेज है, इस पे किसका हो? बाई एंड लार्ज लोगों का उस पे क्या हो? एक आधिपत्य, है ना? मतलब कि किसी व्यक्ति का आधिपत्य ना हो, कि किसका हो? लोगों का हो। तो ये समाजवाद आपका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं ना, संसाधनों का वितरण, और किस तरीके से? न्याय संगत तरीके से। फिर उसके बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब स्टेट जो है ना, वो नहीं कह रहा है कि किसी धर्म के प्रति। तो धर्म जो है आपका, जो रिलीजन है, वो क्या है? एक व्यक्तिगत आपका एक निर्णय हो सकता है ना? ये आपका आपके अपने व्यक्तित्व, मतलब कि आपको जिस धर्म का, यहाँ तक कि अगर आपकी कोई आस्था नहीं है किसी धर्म में, आप अगर मान लीजिए नास्तिक है ना, नास्तिक या नॉन बिलीवर जिसको कहते हैं कि हमारी ईश्वर में कोई आस्था नहीं, तब भी आप उसी गरिमापूर्ण तरीके से, उसी गरिमा के साथ, उसी डिग्निटी के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप जीवन यापन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान आपको क्या इंश्योर कर रहा है? कि आपकी जो धर्म को लेके, कि धर्म को लेके वो स्टेट को कह रहा है कि आपका क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, मतलब एक पंथ निरपेक्ष, किसी एक खास धर्म के प्रति आपको नहीं, ये जो व्यक्तिगत ये निर्णय है कि आपको किस धर्म, यहाँ तक कि अगर आप नास्तिक हैं और नास्तिक हैं, आपकी कोई आस्था नहीं है किसी धर्म में, या फिर कोई उपासना की कोई पद्धति हो, उसमें आपका कोई आस्था नहीं है, तो स्टेट इसमें एकदम क्लियर है कि वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है?
यही नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई धर्म ए, इसके आप अनुयायी हैं, फिर आप इस धर्म को छोड़ के धर्म बी में भी आप जो है वो जा सकते हैं, फिर आप पुनः जो है आप आ सकते हैं, यहाँ की प्रोवाइडेड कि वहां अगर कोई और उपासना पद्धति में कोई मतलब समस्या नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से समझिए कि वो न्यूट्रल है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ अलग होता है। देखिए एक्चुअली है क्या, जो वर्ड सेकुलरिज्म है ना, जो इंग्लिश वर्ड है, वो उसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं, बता रहे, तो जो धर्म निरपेक्ष है और धर्म जो है, इसकी जब आप हिंदी में जब आप विवेचना कीजिएगा इस शब्द का, तो ये केवल रिलीजन से नहीं है, ये कर्तव्य से भी आ जाता है, ड्यूटी। जैसे कर्तव्य का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि राजधर्म, तो राजा का धर्म, तो राजा का धर्म यहाँ जब हम कहते हैं तो राजा की ड्यूटी के बारे में। जैसे कि पिता धर्म, पितृधर्म है ना, तो उसमें पिता का क्या है एक धर्म, ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए पुत्र का क्या धर्म है। तो ये जो धर्म हम कह रहे हैं ये रिलीजन से नहीं मतलब है, ये किससे है, ये ड्यूटी से, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये ड्यूटी के प्रति निरपेक्ष नहीं। तो वर्ड इंग्लिश में जो सेकुलरिज्म है ना, वो बहुत वहां कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। वहां क्या है कि स्टेट कोई रिलीजन क्या है वो नहीं डिक्लेयर करता है कि हमारा ये जो है ये पर्टिकुलर हम धर्म से। लेकिन जब आप हिंदी में जो धर्म करते हैं वो केवल धर्म से नहीं है, रिलीजन से नहीं है, वो किससे आता है, ड्यूटी से भी आ जाता है। इसीलिए कोई इतनी ग्रुप भी हो, जैसे कि कोई पंथ जब आप कह रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप उसमें विवेचना जब आप उसकी अंग्रेजी में कीजिएगा, तो वो ये क्या कहता है कि इंडिया इज नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, वी आर सिंपली नॉन रिलीजियस। ठीक है, न तो धार्मिक हुआ, न तो अधार्मिक हुआ, न तो धर्म के विरोध में हुआ, सिंपली वो कह रहा है कि नॉन रिलीजियस। किसमें हाँ, धर्म का मतलब कर्तव्य हुआ और ड्यूटी, मतलब हमारी जो वर्ड इंग्लिश में जो है सेकुलरिज्म, उसके लिए जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो धर्म निरपेक्ष, क्योंकि धर्म क्या एक व्यापकता को लिए हुए, इसीलिए पंथ निरपेक्षता वहां पे, कि आप किसी भी पंथ संप्रदाय या कोई मान लीजिए कि आप अपना उसको क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हम लोग न्यूट्रल, मतलब स्टेट नहीं कह रहा है कि हमारा जो है सो ये इसी कनेक्शन में, यहाँ तक कि अगर आप नॉन बिलीवर, ये भी तो हो सकता है ना कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो व्यक्ति भी उसी डिग्निटी के साथ जो है रह सकता है। यही सिंपल है। तो पंथ और धर्म में इंडिया में धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, हिंदी में तो पंथ निरपेक्ष में होना है। किसमें, क्योंकि केवल धर्म ही नहीं कह रहा है, कोई आप पंथ मान लीजिए कि कल क्या अपना इंडिया का कोई धर्म नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये कि स्टेट जो है वो ये नहीं कह रहा है कि आप कोई धर्म जो है इसी धर्म के जो है मानने वाले हम एक जगह पढ़े थे सर कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है, वो शब्द डिबेट पॉजिटिव है नहीं, जैसे आप सही कह रहे हैं। तो जैसे कि सेकुलरिज्म जो है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म, ये उसमें इंटरप्रिटेशन आता है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एक में कि मना किया जा रहा है कि नहीं साहब आप जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टेट है वो ये कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी वो स्टेट रिलीजन क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे इंडिया में हम कहेंगे कि स्टेट रिलीजन क्या है हमारा, तो सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब हो गया कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं कह रहे हैं, अगर आप धर्म नहीं भी मान रहे हैं तब भी वहां पे नहीं फर्क है, समझिए। इसमें जब आप आगे देखिएगा, जब आप अनुच्छेद 25 में पढ़िएगा, तो उसमें क्या है कि ये क्या आपको अलाउ करता है कि आप प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट, आप प्रचार भी कर सकते हैं, ये आजादी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। जैसे कि मेरी किसी धर्म में आस्था नहीं, तो वो व्यक्ति भी उसी गरिमापूर्ण तरीके से जी सकता है जिसमें एक बहुत ही बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति है, वो भी उसमें, समझ में आ रहा है। इसी कनेक्शन में हम लोग इसको कहते हैं कि दैट वी आर ए सेकुलर, मतलब कि स्टेट ये नहीं कह रहा है कि यही धर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप और भी कंट्री में, जैसे कि वेटिकन सिटी का एग्जांपल है, तो अभी क्या है कि क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन, बहुत से कंट्रीज में जैसे कि बौद्धिज्म है, वो क्या है, स्टेट रिलीजन। इंडिया इस तरह से नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी है वो स्वतंत्र है।
और अनुच्छेद 25 जो है वो आपको आगे पढ़िएगा अपने मूल अधिकार में, कि वो आपको एक अधिकार भी देता है कि आप क्या कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेस कीजिए और प्रोपोगेट भी कीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब ये स्टेट जो है किसी भी धर्म को क्या कह रहा है कि उसका अपना एक धर्म है। इस कनेक्शन में ये एक यूनिक फीचर आपको पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मिलता है। और डेमोक्रेसी विशेष तौर पे आप देखिए लोकतंत्र को, और आगे जो आप इसमें देखिएगा ये प्रस्तावना में, तो उसमें क्या कर रहा है कि न्याय हम कैसा कर रहे हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पे। और इसके साथ साथ और जब आप इसमें देखिएगा तो सामाजिक जो लोकतंत्र है वो आप तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक आप समानता न दें। समानता मतलब इक्वलिटी। दूसरी बात क्या है समानता के साथ साथ, कि उसके साथ से आपको क्या है कि एक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, ठीक है। और फिर क्या है बंधुता। बंधुता मतलब ठीक है। अब ये जो तीनों चीज है, ये इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुता, समानता, अगर सब लोग समान नहीं होंगे किसके निगाह में, किसके निगाह में, एक नहीं, सरकार के निगाह में नहीं, विधि के निगाह में, रूल के, जो आपका जो नियम कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने आपको क्या बताया कि ये नहीं रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये जो शासन के जो विभिन्न अंग हैं इनके शक्तियों का सीमांकन भी करता है। तो आप इनको अगर ज्यादा शक्ति, अगर सरकार आपको ये अधिकार नहीं दे रही है, और ये जो पूरा प्रस्तावना आपका जो लिखा हुआ है इसमें कहीं सरकार शब्द है ही नहीं। तो ये जो है संविधान और ये जो शपथ जो है प्रस्तावना का, ये किसने लिया है, भारत के लोगों ने लिया। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो आप जो सामाजिक जो लोकतंत्र है ना हमारा, वो तब तक एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है जब तक हम क्या करें, समानता का नहीं हो, जब तक क्या है बंधुता का नहीं हो, और जब तक क्या है स्वाधीनता, स्वतंत्रता नहीं। समझ में आ रहा है, स्पष्ट है। इसीलिए जब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, और हमारा गोल क्या है, ये आपको बनाना है एक समता मूलक समाज और न्याय संगत समाज, मतलब यू हैव टू मेक अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। और हमारा क्या है, यही नेचर ऑफ क्वालिटी है राज व्यवस्था, उसकी प्रकृति क्या है कि लोकतंत्रात्मक बनाना। तो ये शुरू कहां से हो रहा है, आप देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी प्रस्तावना, तो भारत के लोगों से। तो संविधान को जो सोर्स मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो शक्ति मिल रही है, वो कहां से मिल रही है, भारत के लोगों से। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि क्या इसका मतलब है, कि जो पंथ निरपेक्ष जो हम यहाँ कह रहे हैं, जो सेकुलर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशन को ये नहीं कह रहा है कि आप क्या कीजिए एक सेकुलर स्टेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म जो है वो उसको क्या कीजिए आप प्रमोट कीजिए, है ना। जैसे कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत क्लियर है। कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई डाउट? सर लिखित संविधान और लिखित संविधान में क्या डिफरेंस? उसमें ये है कि जैसे कि रिटन आपको क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंटेड वे में आपने कर दिया। अनरिटन का मतलब हो गया कि आप उसके लिए एक लेजिस्लेट करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, आप उसमें पार्लियामेंट को पावर जो है वो बहुत ज्यादा। तो उसमें कि जैसे संविधान लिखा नहीं, उसमें क्या है कि जैसे कि एक लॉ है, आपको ये मान लीजिए एक्शन, उसके लिए वो क्या करेंगे, एक लॉ लेजिस्लेट करेंगे। उनका भी कुछ राइट हो, उनसे हम कॉपी किए सर, कॉपी नहीं किए, उसको कॉपी करना नहीं करते। हाँ, कॉपी करना नहीं करते। जैसे कि राइट्स हम लोग जो लिए, फंडामेंटल राइट्स, वो बिल ऑफ राइट्स से लिए, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, यूएस का रिटन, ब्रिटेन का जो है वन रिटन। तो अनरिटन रिटन जो है इसी कनेक्शन। हाँ, क्या पूछ, संविधान का दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली तो हम पढ़ रहे कि उसके अंदर में ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग डिफाइन करेंगे संविधान का दर्शन, तो उसका मतलब क्या, किसको डिफाइन करेंगे, संविधान का दर्शन, हाँ, मतलब क्या, दर्शन का क्या मतलब, जैसे कि हमारा एक फिलोसफी, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हैज इट्स ओन फिलोसफी। तो हमारा ये दर्शन है। दर्शन कहने का मतलब क्या है
कि हमारा एक विजन आप कह लीजिए कि पूरे संविधान का ये कि हमको वेलफेयर लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो बनाना ही है। हमको समाज को क्या न्याय संगत और समता मूलक समाज जो ये हमारा क्या एक संवैधानिक लक्ष्य है। अब इसके लिए आप कैसी राज व्यवस्था जो है ये निर्मित कर रहे हैं ये आपको समझ में ना। जैसे कि राज व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं, अब न्याय संगत कैसे आप बनाइएगा, या फिर मान लीजिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल राइट्स मोर और लेस हम लोग अचीव कर लेंगे। अगर राजनीतिक है जो पॉलिटिकल राइट्स कहने का क्या मतलब है कि आप कंटेस्ट राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आपका पार्टिसिपेशन उसमें हो, तो हर व्यक्ति को क्या है एक राइट टू वोट, आपको राइट टू वोट और वोट डालना जो है आपका एक ड्यूटी भी है और आपका एक अधिकार भी है ना। तो अब इसके बाद से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई विभेदकारी नहीं है, कोई विभेद नहीं है। आप चाहें तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कंटेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू क्या कि जो जो उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहीं दो इंडिविजुअल के बीच में कहीं विभेद नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। तो ये जो राइट्स जो आपको ये मिला या जो भी आप ये कह रहे हैं ये जो प्रस्तावना ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये भारत के संविधान ने दिया, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है। गवर्नमेंट में आप देखिएगा तो जो मूल अधिकार जब अध्याय पढ़िएगा तो वो इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या है एक तरह से वो निषेध करता है, वो उसके ऊपर दबाव बनाता है कि आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रैक्टिस आप डेवलप नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी इंडिविजुअल के मूल अधिकार का हनन। अगर मूल अधिकार का हनन होता है, आप लोग आगे पढ़िएगा तो अनुच्छेद 32 जो है 32 उसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ 226 में आप हाई कोर्ट, तो 226 में वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 है इट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल। तो ये हर इंडिविजुअल को ये क्या है एक फंडामेंटल राइट। और 226 हाई कोर्ट को देता है वो क्या कि वो भी रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन उसका स्कोप क्या है वो वाइडर हाई कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट में वो केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, ठीक है। और रिट मतलब कि रिटन ऑर्डर वो इशू कर सकता है जिसमें 5 तरह के उसमें होते हैं, जैसे आगे आप लोग पढ़िएगा हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, वारंट, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझिए कि ये जो आपका मूल दर्शन है तो उसमें क्या है कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि समानता न, उसमें क्या होगी लोगों में इक्वलिटी। तो ये समाज के दृष्टिकोण से इस तरह से जब आप देखिएगा तो ये जो संविधान है ये केवल कानूनों का एक लिखित दस्तावेज न होते हुए ये क्या है एक समाज को भी एक दिशा निर्देश देता है। तो जो शासन सत्ता के ये जो 3 आपके अंग हो गए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके कार्यों के विषय में इनके शक्तियों का सीमांकन करता है। इन तीनों में क्या करता है एक समायोजन हो, एडजस्टमेंट हो, इसकी भी वो क्या करता है वो विवेचना करता है। इसके साथ साथ समाज का कैसा स्वरूप होगा, मतलब कि सोसाइटी को भी ये क्या कर रहा है एक डायरेक्शन दे रहा है, एक उसको भी एक तरह से समझिए कि एक निर्देश दे रहा है, एक गाइडलाइंस दे रहा है कि समाज भी आपको कैसा बनाना है, वो ये भी इस समता मूलक और न्याय संगत समाज जो है वो ये बना। ठीक इसके साथ क्या कर रहा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हो गया कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक एक व्यक्ति क्या है उसको, अब जैसे कि आप अनुच्छेद 21 का भी हमने उल्लेख किया, तो अब इसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो ये केवल जो है वेजिटेटिव लाइफ के बारे में नहीं बताता। वेजिटेटिव लाइफ मतलब इसी तरह से आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। ये डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है, किसके विषय में कि गरिमा पूर्ण तरीके से आप जीवन यापन कर रहे हैं। समझ में आ रही है कि गरिमा पूर्ण तरीके से आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो मतलब ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात कर रहा है केवल आपको। तो इसलिए राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, है ना, ये सब। और इसका जब इंटरप्रिटेशन किया गया, आप लोग आर्टिकल 21 जब पढ़िएगा तो डिटेल में उसको बताएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है विवेचना अगर हुई है तो अनुच्छेद 21 की, क्योंकि जीवन को कैसे, अब ये कौन बता रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करके आपको दे रहा है, ये संविधान आपको इंश्योर कर रहा है। और इसके लिए वो किसको कह रहा है स्टेट को। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट हो गया,
उसमें क्या हो गया, स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका हो गया, आपका ये क्या हो गया, विधायिका हो गया। कोई आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, कोई ऐसी विधि की संरचना नहीं कर सकते हैं जिससे क्या हो कि किसी एक व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन। और मूल अधिकार में क्या है, आपका जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका मूल अधिकार है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरह से ये जब आप संविधान देखिएगा तो आपको ये लोक कल्याणकारी राज्य, तो आप देखिए, आप पूरा प्रस्तावना देखिए क्या, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसमें जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि जो सॉवरेनिटी, तब इसमें क्या है कि कोई व्यापक तौर पे या कोई विदेशी ऐसी शक्ति नहीं है जो क्या करे कि आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें क्या करे, हस्तक्षेप करे, है ना? तो उसमें नहीं। और समाजवाद सोशलिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनका एक वितरण तो हो, वितरण कैसा हो, इक्वल, समान रूप से। और फिर आप देखिएगा अनुच्छेद जो है 39, अनुच्छेद 39C जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें विशेष तौर पे अनुच्छेद 39C के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये जो है चर्चा किया गया कि जो धन है उसका संकेंद्रण नहीं हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। क्योंकि अब फिर यही से देखिए, तो आर्थिक स्वतंत्रता, जो आर्थिक लोकतंत्र है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो कैसे स्थापित होगा जब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कुछ खास लोगों के पास ही क्या अगर धन आ जाए, तो फिर से हम लोग कहाँ, हमारी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था, जो भी बता रहे हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटी जो है आपका, ये बता रहा है प्रस्तावना में ही आपको जो परिलक्षित होता है। तो वो जो सामाजिक जो हमारा एक लोकतंत्र है, उसके साथ साथ जो आर्थिक लोकतंत्र है, उसमें भी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि फिर से हम कहा, तो लोकतंत्र के ही जो आप जो मूल भावना है वहीं पे, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है ना? लोकतंत्र मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसी को कहते हैं कि आपका इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, पॉलिटिकल भी हो, और क्या हो आपका सोशल, एक सामाजिक तौर पे। तो फिर वैसे ही आपको लोकतंत्र जो है वो भी स्थापित करना है, आर्थिक लोकतंत्र। जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी के विषय में आपको एग्जांपल दिया कि आप वही टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक समाज को टेक्नोलॉजी के नजर से आप देखिए, मतलब कि जो डिजिटल डिवाइड है वो नहीं, पहले क्या था, एक सोशल डिवाइड था, समाज भी जो है विभिन्न अलग अलग इसमें क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, इस तरह से क्या समाज जो विभक्त था, उसको क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ये कहा कि सबको समानता का अधिकार हम देंगे। तो सामाजिक तौर पे स्टैब्लिश कर दे। फिर राजनीतिक तौर पे हम कैसे स्टैब्लिश किए कि भाई सबको क्या है कि जन भागीदारी, सबको क्या है कि वोट देने का, सबके वोट की अहमियत है। जैसे इनके वोट के भी एक ही अहमियत है, इनके वोट के भी एक ही अहमियत है। या फिर आप चाहे यहाँ के सबसे जो है धनाढ्य व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, आपके भी वोट की अहमियत वन, मतलब वन मैन वन वोट, है ना? ये क्या हो गया आपकी संसदीय प्रणाली जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसके बाद से आप देखिए कि इकोनॉमिकली हम कैसे करेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, जब सब में क्या हो एक वितरण समान स्तर पे, है ना? जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका समान स्तर पे हो। ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी अगर सबको है तो क्या किया, सबको सशक्त किया, इंपावर किया। तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो है वो भी नहीं है, तो ये भी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नेंस में शासन सत्ता और शासन प्रणाली लेके आपको बहुत ज्यादा जो है आपको ये मदद करने वाली है। ठीक है ना? सो इसके कोई क्वेश्चन आप लोग का इससे संबंधित तो बताइए। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि किस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें क्या है कि संविधान सभा में क्या किया, इसमें वर्ड देखिए क्या कि अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मार्पित, मतलब एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है अंगीकृत, अंगीकृत का क्या मतलब हो गया, ये आपके इस शरीर का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया,
है ना। तो ये जो संविधान जो आप कहते हैं ना, ये क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जीवंत। जीवंत मतलब क्या है कि इसमें प्राण है, मतलब ये केवल शब्दों का संकलन नहीं है। Each and every word of the Constitution has its own energy and vibration। मतलब ये हुआ कि इसके एक एक शब्दों में क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा किसको कहते हैं, एनर्जी। हाँ, एनर्जी इज एबिलिटी, कैपेसिटी टू वर्क। तो ये किसको दिया, ये अगर एनर्जी है, ऊर्जा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी कह लीजिए आप उसको, वो क्या है, किसको ऊर्जा दे रहा है कार्य करने के लिए। हाँ? अभी बताया आप लोगों को, ये शासन प्रणाली के विभिन्न अंगों को, इनके कार्यों को बताता है, इनके शक्तियों का सीमांकन करता है। इनमें जो है एक एकोमोडेटिव नेचर, जो समायोजन या इसकी प्रवृत्ति है, इसकी बताता है, इसके विषय में इसकी विवेचना करता है। और एट द सेम टाइम समाज को भी एक दिशा दिखाता है। तो जब कभी समाज को भी ऐसा लगे कि कैसा समाज हो या फिर क्या होता, आप क्या करें, आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने लक्ष्य जो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल लक्ष्य, आप उसको, हमने क्या सोचा था कि वेलफेयर स्टेट बनाए। हम क्या देखे थे, न्याय संगत बनाना है समाज, समता मूलक समाज बनाना है। तो ये आपको क्या मिला, आपको कार्य करने की क्षमता, मतलब कि आप उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे ऑपरेट करेंगे। इसीलिए ये जो संविधान होता है वो क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि ये उस वहां की क्या हो जाएगी, सर्वोच्च विधि। जितने भी लॉज हैं इंडिया में, इन सब लॉज से सबसे सुप्रीम लॉ क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी जो विधियां हैं, जो वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ से क्या है, इससे व्युत्पन्न है या उस पे आधारित है। समझ रहे हैं, अदर्स लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, या तो इस संविधान पे आधारित है या इसी से व्युत्पन्न है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अब यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कीजिए क्या होता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब ये क्या है, एक कानूनी दस्तावेज हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक लिविंग डॉक्यूमेंट हो गया। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब एक जीवंत दस्तावेज हो गया। फिर क्या हो गया, इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट आल्सो, क्योंकि ये क्या हो गया, एक सामाजिक दस्तावेज भी हो गया, समाज को आपको दिखाता है। फिर और क्या है, ये एक सर्वोच्च विधि है, मतलब इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया, ये एक सर्वोच्च विधि हो गया। और क्या हो गया, नियमों का संकलन। और ऐसा ही क्या है, और उसका जो लक्ष्य और दर्शन है वो कहाँ परिलक्षित होता है, तो जो हमने जो लड़ाई लड़ी, किससे लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स से जो हमने लड़ाई लड़ी वो किस चीज के लिए था, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के लिए। तो हमने ये कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे उसमें क्या, राजनीतिक और जो नागरिक अधिकार हैं या और भी जो अधिकार हैं ये लोगों को, और उसमें कोई विभेदकारी नीति हम नहीं बनाएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह उनका जन्म स्थान है उसके आधार पे, वंश के आधार पे, किसी भी स्तर पे हम क्या करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और ये सब दिखाई कहां से देता है, प्रस्तावना में। और संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको बोलते भी है, ये संविधान की कुंजी है, मतलब इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल के बारे में क्या कहते हैं, ये आत्मा है, मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है वो यहीं पे इनहेरेंट, मतलब इसमें क्या है, अंतर्निहित है, आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से। ये परिचय पत्र हो गया संविधान है, संविधान का दर्पण है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया, मतलब कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप प्रीएम्बल में, और इस पूरे प्रीएम्बल की खास बात है कि इसमें वर्ड गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि ये जो भी आप ये शपथ जो लिया, ये किसने लिया, भारत के लोगों ने। तो बंधुता के साथ, समानता के साथ और
फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी और स्वतंत्रता, लिबर्टी के साथ साथ। अब लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं आप कोई भी कार्य करने के लिए, है ना। जैसे कि अब उसमें ध्यान ये देना है कि जो आपकी स्वतंत्रता है वो किससे, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, मतलब कि अगर कानून नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई, तो लिबर्टी को एंश्योर कैसे किया, स्वतंत्रता को कैसे एंश्योर किए, लॉ के द्वारा, समझ में आ रहा है। विधि अगर कानून नहीं होगा तो लिबर्टी का कोई तात्पर्य नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब जैसे है कि मान लीजिए कि आप स्वतंत्र हैं, आपको ये इच्छा कर रहा है कि भाई हम कॉलेज में जाएं और रिंग को घुमाते हुए ऐसे जो है कॉलेज में एंटर करें, यू आर फ्री टू डू, आपको कोई परेशानी नहीं, आप फ्री। लेकिन वो रिंग जो है इनके नोज को नहीं टच होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, एक परिधि में, ताकि दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को, उसकी स्वतंत्रता को वो नहीं डिस्टर्ब करे, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ये लीगली इनफोर्सेबल है ना, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं। तो इस तरह से भारत में आप देखिएगा तो पूर्ण जिसको कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर सिस्टम, मतलब पूर्ण तरह से पावर किसको दिया गया है, इन तीनों में बताइए तो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, किसके पास पूर्ण जो है अधिकार है, मतलब सबसे पूर्ण, सबसे पावरफुल कौन सा है, किसी को नहीं है, एब्सोल्यूट पावर जो है किसी को नहीं है। हम लोग किस पे काम करते हैं, नियंत्रण और संतुलन, यही सिद्धांत है, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कि पूर्ण अधिकार किसी को नहीं है ना। तो तभी तो कह रहा है ना कि वो क्या कह रहा है कि इनके कार्यों को बताता है, इनकी शक्तियों का सीमांकन करता है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च विधि क्या हो गया। एट द सेम टाइम समाज को भी वो दिशा निर्देश दे रहा है। तो समाज में जितने जो व्यक्ति हैं, अब इसमें किसी को एब्सोल्यूट पावर वो नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट पावर दे देगा तो क्या हो जाएगा, शासन सत्ता क्या हो जाएगी, बताइए, निरंकुश। निरंकुश मतलब जिसपे कोई अंकुश नहीं लगे, तो निरंकुश जो है शासन सत्ता को नहीं बनाना है। तभी तो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक जो है गणराज्य की व्यवस्था कर रहा है ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन प्रणाली आप बना रहे हैं। तो अब इसमें है कि किसी एक को हम एब्सोल्यूट पावर सिस्टम दे दिए, जैसे कि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब कि जो कानून बनाने वाला है, जैसे कि भारत की संसद है। अब भारत की संसद जो है कोई ऐसा कानून मान लीजिए लेजिस्लेट कर दे, कोई ऐसा कानून लेजिस्लेट कर दे जिससे कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो जाए, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब वो इंटरप्रिटेशन जो है, अब तीनों का कार्य बटा हुआ है। जैसे लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, वो कानून उसकी संरचना करता है। जो आपके कार्यपालिका है वो क्या करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। और न्यायपालिका क्या करता है, उसकी संवैधानिकता जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता, उसकी विवेचना वो करता है। तो तीनों का कार्य बटा हुआ है। फिर वैसे ही जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, आगे आप लोग पढ़िएगा कि इनके पावर्स को क्या करना है, वो सेपरेट करना। फिर आगे आता है कि वो जैसे कि मूल संरचना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन आप लोग का इससे संबंधित तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में